नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648805309606089752386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करिए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। आरओ पेड क्विज हम लगातार देख रहे हैं। आपकी वैकेंसी जो है बहुत ही जल्द आने की संभावना है पूरी, और यहाँ पे इस पेड क्विज को फॉलो कीजिएगा। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए हैं उसको कवर करवाया जाता है इसमें, ठीक है, आपके लिए, जो कि बेहद जरूरी है। ठीक, तो अगला वीडियो स्टार्ट करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमारे देखिए कोर्सेज में एडमिशन भी अगर लेना चाहें आप तो यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिएगा, उसमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, ठीक है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन में पूछा गया है गलत पेयर चुनना है, कौन सा युग्म गलत है। तो यहाँ पे जो ये पेयर लिखे हुए हैं ये विश्व के कुछ फेमस वो हैं डैम्स, है ना, बांध। तो ये भी पूछे जाते हैं किस देश में है और इनका नाम क्या है। तो पहला ही पेयर गलत है, लिखा है आसवान डैम जो है अर्जेंटीना, ये गलत है। ये आपका इसमें है इजिप्ट में, ठीक है, मिस्र में। बाकी के जो पेयर हैं ठीक है, इनको नाम भी देख लीजिए और देश। आगे देखिए, नदियों और संबंधित बांधों के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक, तो अभी जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा आसवान बांध जो था वो उस पे नाइल रिवर पे है। ठीक, तो उसी प्रकार से अगर इन विकल्पों में हम देखेंगे तो टेनेसी जो हूवर डैम लिखा है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। हूवर डैम जो स्थित है ये यूएस में है, कोलोराडो रिवर पे। बाकी के विकल्प ठीक है, इनको भी देख लीजिए। एनवायरनमेंट की जितनी भी लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर में, हमने आपको पहले कई बार बताया हुआ है। इसमें पूछा गया है कि कौन सी लेयर दूर संचार के लिए उपयुक्त है या उसका उपयोग किया जाता है। तो जैसे यहाँ पे हम नीचे से देखते हैं ट्रोपोस्फियर है ना, तो इसमें आयनोस्फीयर जो है यहाँ पे जो सैटेलाइट्स वगैरह होती हैं इस परत का यूज़ करके, मतलब इस एलिवेशन के रेंज पे सैटेलाइट से कम्युनिकेशन को यूज़ किया जाता है पृथ्वी पर। ठीक, इसमें देखें आयतन प्रतिशत के संदर्भ में इन गैसों का सही अवरोही क्रम चुनना है। तो जैसे इसमें एटमॉस्फेयर में हम देखते हैं जो भी हमारी स्थायी गैसें हैं उनका कुछ जो प्रतिशत है ना द्रव्यमान का, तो उन्हीं के रेफरेंस में इसको पूछा गया है। तो जैसे आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो द्रव्यमान प्रतिशत है किस गैस का है, नाइट्रोजन का है ना, वो कितना है 78.08% के आसपास। तो अब इन विकल्पों में अगर हम देखेंगे तो आर्गन का जैसे होता है 0.93, नियॉन का होता है 0.002, ठीक है, और हीलियम की अगर हम बात करें तो हीलियम का होता है 0.0005, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये थोड़ा ज़्यादा ही होता है, मतलब इसको मतलब 0.036 एग्जैक्टली जैसे लिख सकते हैं। तो अगर हम इसके हिसाब से देखेंगे तो हमारा कोड बनेगा 1423। ठीक, इसकी पूरी जितनी भी हमारी गैसेस हैं इसकी लिस्ट देख लीजिएगा ये वाली। आगे देखिए, सूर्य तप इंसोलेशन एक टर्म होता है इंग्लिश में, उसके बारे में सही कथन का चयन करना है। तो देखते हैं, चूंकि सन हमारे अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है एटमॉस्फेयर में, देखेंगे यहाँ से जो एनर्जी एमिट होती है वो शॉर्ट वेव्स के फॉर्म में पृथ्वी पे आ रही है। और पहला स्टेटमेंट देखते हैं जो लिखा है कि यह सौर विकिरण है जो पृथ्वी की सतह तक पहुंचता है। ठीक है, तो जिसको आप सूर्य की रोशनी कह रहे हैं, ठीक है, तो इंसोलेशन वही है एक तरीके से। जो एनर्जी यहाँ पे आ रही है हमारी पृथ्वी के सतह तक पहुंच रही है, सूर्य तप इंसोलेशन वही है। किस फॉर्म में आ रही है, ये शॉर्ट वेव में, जिसको भी ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। ठीक, और दूसरा है यह समताप मंडल द्वारा अवशोषित सौर ऊर्जा की मात्रा है। तो अवशोषित हो जाएगी तो इंसोलेशन फिर पहुंचा कैसे, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक, इसको ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे इसकी यूनिट कई बार पूछी जाती है सूर्य तप यानी कि इंसोलेशन की, तो ये होता है कि पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट, है ना, इसको हो सके तो ध्यान रखेंगे। पहला स्टेटमेंट हमारा सिर्फ ठीक है। आगे देखें, पृथ्वी के ऊष्मा बजट यानी कि हीट बजट एक टर्म होता है, ज्योग्राफी में आप पढ़ेंगे इसको। इसके संदर्भ में गलत कथन का चयन करना है। तो दो स्टेटमेंट यहाँ पे भी है, आइए हम आगे देख लेते हैं। पहला है कि समग्र रूप से पृथ्वी न तो ऊष्मा को संचित करती है न ही ह्रास करती है, और दूसरा है पृथ्वी अपना तापमान बनाए रखती है। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है रिलेटेड है हमारे किससे, हीट बजट ही जो पृथ्वी का होता है। अभी हमने ऊपर देखा कि शॉर्ट वेव्स के फॉर्म में हमारी जो एनर्जी है सोलर
आ रही है। ठीक, तो उसमें क्या है कि कुछ ना कुछ एनर्जी जो है हमारा एटमॉस्फेयर में मतलब पृथ्वी तक पहुंचते पहुंचते कुछ जो है रिफ्लेक्ट हो जाती है वहीं से या अब्जॉर्ब हो जाती है लेयर्स में। ठीक है, और जो एनर्जी रिसीव हुई वो हमारी फिर जो है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का एक कॉन्सेप्ट होता है, उसके माध्यम से पुनः जो है रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक, तो इनकमिंग आया फिर वापसी चला गया। तो इसी की वजह से आप देखते हैं कि जो इतना एनॉर्मस इतने जो है लगातार हर दिन कह लीजिए एनर्जी आ रही है फिर वो रिफ्लेक्ट हो जा रही है। दैट इज वाई यहाँ पे पृथ्वी हमारा उसका जो ये टेम्परेचर है वो मेंटेन है, बहुत ही वो जो है ऊपर ना मतलब ज़्यादा नहीं होता ना ही कम होता है। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है, इसको डिटेल में पढ़िएगा। ठीक है, तो वही स्टेटमेंट यहाँ पे कहा जा रहा था कि पृथ्वी जो देखेंगे समग्र रूप से ऊष्मा को ना ही संचित करती है ना ही ह्रास करती है। तो बिल्कुल ये ठीक है, क्योंकि जो उस प्रकार से आ रहा है वो लॉस हो जा रहा है या रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। ठीक, और पृथ्वी अपना तापमान बनाए रखती है इसी माध्यम से। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे ठीक है, इसमें गलत कुछ भी नहीं है। आगे देखिए, निम्नलिखित में किसके द्वारा पृथ्वी का वायुमंडल मुख्य रूप से गर्म होता है। तो अभी कॉन्सेप्ट यही देख रहे हैं, शॉर्ट वेव के फॉर्म में एनर्जी आई, फिर क्या हुआ कि पृथ्वी थोड़ा हीट हुई, फिर वो जब हीट होगी तो वो रेडिएशन करेगी ना, तो उसी में वो जो रिफ्लेक्ट करती है एनर्जी वो लॉन्ग वेव्स के फॉर्म में करती है। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। इसके माध्यम से ही, क्योंकि जहाँ से एनर्जी कुछ जो हमारी वापस हो रही है, तो एटमॉस्फेयर में जो गैसेज हैं हमारी, जैसे ये मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड या फिर जो अन्य ग्रीन हाउस गैसेज हैं, तो उसके माध्यम से ही जो हमारा ये एटमॉस्फेयर का हीटिंग अप वाला जो यहाँ कॉन्सेप्ट है ये होता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन अभी हमने देखे हैं इस कॉन्सेप्ट पे, तो ये सारे जो 3 टॉपिक जो है इसको देख लेंगे तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा। उसमें इमेज के माध्यम से आप एक बार देखेंगे सर्च करके। फिलहाल बी विकल्प को चुनेंगे। आगे देखिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में सही कथन को चुनना है। ट्रॉपिकल जो साइक्लोन होते हैं, ठीक, तो यह गर्म महासागरीय सतह पर उत्पन्न और विकसित होता है और कोरियोलिस बल की उपस्थिति इसके निर्माण के लिए आवश्यक है। दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे समझें तो जो महासागरीय तट मतलब ये मतलब सरफेस है, ठीक है, उसके ऊपर इनकी जो कह लीजिए उत्पत्ति होती है, जो पहले स्टेटमेंट में लिखा है। ठीक, ये बिल्कुल ठीक है और ये बहुत ही आक्रामक तूफान होते हैं एक प्रकार के। और हिंद महासागर के रीजन में आप देखेंगे तो उसको चक्रवात कहते हैं, अटलांटिक में हरिकेन है ना, और इधर जो पैसिफिक वगैरह में टाइफून के नाम से जाना जाता है। ठीक, और कोरियोलिस बल आपने पढ़ा है, पहले भी बताया गया है, इसकी उपस्थिति चक्रवात उष्णकटिबंधीय चक्रवात के निर्माण में सहायक होती है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे ठीक हैं। इनके फॉर्मेशन के बारे में थोड़ा डिटेल पढ़िएगा। यहीं पे आपसे एक प्रश्न ये पूछा जा रहा है, अभी हाल ही में आपने अगर न्यूज़ देखी है तो गुजरात में बिपरजॉय साइक्लोन जो है काफ़ी कहर बरपाया उसने। ठीक है, तो क्या ये हमारा उष्णकटिबंधीय चक्रवात है या नहीं है, इसका जरा आंसर बताइए हमें कॉमेंट करके। आगे देखें, प्रतिशत में मापी गई वायु की आर्द्रता को क्या कहा जाता है। तो जैसे बरसात के मौसम में है ना, मॉनसून में आपने देखा होगा कि चिपचिपापन आपको शरीर पे महसूस होता है। क्या होता है, एयर में हमारे ह्यूमिडिटी की मात्रा जो है वो होती है। ठीक, तो वही यहाँ पे है कि जो इस ह्यूमिडिटी की मात्रा को अगर परसेंटेज टर्म में मापते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, तो ये होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब यहाँ पे देखिए, आर्द्रता के बारे में क्वेश्चन ही आ गया कि इसके बारे में सही कथन को चुनना है, तो देख लेते हैं। बेसिकली क्या होता है कि हमारे वायुमंडल में उपस्थित जो जल वाष्प की मात्रा है उसको आर्द्रता की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, ह्यूमिडिटी। तो अब ये है कि इसका स्तर ओस, वर्षा या कोहरे पर निर्भर करता है। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि इन सभी चीज़ों में क्या है, जल की मात्रा है ना, तो उससे इसके निर्माण पर या इसके लेवल पर कि क्या इसकी मतलब अमाउंट ऑफ अवेलेबिलिटी है एटमॉस्फेयर में, इन सभी तीनों पे निर्भर करेगा। और है कि इसका स्तर वातावरण के तापमान और दबाव पर भी निर्भर करता है, यानी कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और प्रेशर भी इसके निर्माण में सहायक हैं। और आर्द्रता बेसिकली हमारे एटमॉस्फेयर में पहुंचने का जो कारण है, तो उसमें सबसे क्या है कि जितने भी विभिन्न रूपों से वाष्पीकरण होता है ना सरफेस से, तो उसी में पानी जा रहा है। ठीक, तो ये इसके निर्माण में सहायक है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, ठीक तो है। पहले भी हमने बताया था कुछ इंडस्ट्रियल रीजन्स जो विश्व के फेमस हैं, पूछा जाता है आपसे, तो उसी में एक है कि इसमें से कौन सा उद्योग केंद्र ब्रिटेन में नहीं है ना, तो लियोन्स जो है ये आपका फ्रांस में है। ठीक, बाकी 3 नाम देख लीजिए। आगे है, लौह इस्पात उद्योग का प्रमुख केंद्र यवाटा किस देश में स्थित है। ठीक है, तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री काफी फेमस है यवाटा, जो कि जापान में है। ऑप्शन हम चुनेंगे डी। वेनेजुएला का प्रमुख उद्योग केंद्र मराकैबो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। अभी हमने शायद पिछले वीडियो में ये आपको बताया था कि वेनेजुएला में
जो है ऑयल रिजर्व्स जो है सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है, परंतु प्रोडक्शन के मामले में वो उतना आगे नहीं है। तो वही है कि यहाँ पे भी जो मराकैबो है ये ऑयल रिफाइनरी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे हैं, ठीक। आगे है कनाडा का निम्नलिखित में से कौन सा शहर कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। पेपर इंडस्ट्री जो है काफ़ी फेमस है, ओटावा। आगे है स्टेटीन तथा फ्रैंकफर्ट पत्तन का संबंध किस नदी से है। तो ये यूरोप में है, ओडर है ना, इससे संबंधित है। पोलैंड वगैरह के रीजन में देखेंगे यहाँ पे स्थिति है। आगे है भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है। तो इधर देखेंगे जो हमारा छत्तीसगढ़ झारखंड के रीजन से छोटा नागपुर प्लेटू का जो रीजन हम देखते हैं, यहाँ पे मूलतः इनका निवास है। आगे है नागालैंड की पहाड़ी सीमा और म्यांमार के सागैंग क्षेत्र में आसपास की चोटियों से कौन सी पर्वत चोटी निकलती है। तो देखेंगे इधर म्यांमार और इधर नागालैंड का जो हमारा इंडियन स्टेट है, इधर के जो हिल्स हैं, तो यहाँ पे है ये माउंट सारामती। इसमें देखें ड्यूरो नदी बेसिन के बारे में सही कथन को चुनना है। तो इसे पश्चिम पुर्तगाल में शराब के लिए जाना जाता है। बेसिकली ये जो ड्यूरो रिवर बेसिन है स्पेन, पुर्तगाल ये सब के रीजन में है और देखेंगे लगभग करीब 2000 साल से मान के चलिए ऐसा बताया जाता है कि शराब का ट्रेडिशनल जो मैन्युफैक्चरिंग है इस रीजन में होता है, ठीक। तो बिल्कुल ठीक बात है। और इसका जो आउटफ्लो है इस रिवर का अटलांटिक महासागर में होता है, तो ये भी ठीक है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। इसमें देखें कौन सा मरुस्थल का उदाहरण है। तो बेसिकली जो हमारा लद्दाख का यूनियन टेरिटरी वाला रीजन आप देखेंगे क्या है, हिमालयन रेंजेस है और यहाँ पे ये बेसिकली कोल्ड डेजर्ट का एग्जांपल है ना। दो प्रकार के डेजर्ट आप पढ़ते हैं ना, हॉट और कोल्ड, तो ये हो जाएगा। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में से किस राज्य में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान करती है। तो कुल जो हमारी 12 शेड्यूल आप पढ़ते हैं उसमें से जो 6ठी है उसमें कुछ हमारे जो ट्राइबल रीजन्स हैं भारत के, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में विशेष प्रावधान करती है, जिसमें 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। तो यहाँ पे मेघालय है, मिजोरम है, असम है, अरुणाचल प्रदेश नहीं होगा। तो 1, 2 और 4, ठीक। त्रिपुरा का भी नाम ध्यान रखेंगे। आगे देखिए कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की बात करता है। जितने भी भारत में माइनॉरिटीज हैं, ठीक है, माइनॉरिटी समूह, पहले भी हमने इसके बारे में देखा है कि माइनॉरिटी समूह के संबंध में जो हमारे उनके हितों की रक्षा फंडामेंटल राइट्स में की गई है। तो ये है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार के रूप में, जो किसमें दिए हुए हैं, आर्टिकल 29 और 30। अनुच्छेद 33 यानी कि फंडामेंटल राइट्स का ही अनुच्छेद है। इसके तहत सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को समाप्त करने या प्रतिबंधित करने का अधिकार किसके पास है, ठीक है। तो कुछ विशेष परिस्थितियों में जो हमारी आर्म फोर्सेज है भारत की और जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनके फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल करना है या अबॉलिश करना है, रिस्ट्रिक्ट करना है, तो इसकी शक्ति है संसद के पास। आर्टिकल 33 थोड़ा पढ़ लीजिएगा। आगे देखें संविधान के किस संशोधन के द्वारा एक ही व्यक्ति को एक या एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल या केंद्र शासित प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो जानते हैं कि जैसे दिल्ली में एग्जांपल ले लीजिए तो वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर की पोस्ट होती है, राज्यों में गवर्नर की पोस्ट होती है। तो पहले यह था कि एक व्यक्ति एक ही राज्य में कार्य करेगा इस पद के रूप में, परंतु 7वां अमेंडमेंट जो हुआ 1956 में, उसके माध्यम से एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों के लिए भी नियुक्त किया जा सकता है राज्यपाल। जैसे कुछ वर्षों पूर्व आनंदीबेन पटेल जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं वो मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल थी, ठीक। तो ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको समझ सकते हैं। आगे देखें भोजन मुख्य रूप से कहाँ पचता है। डाइजेशन जो है, हम जो फूड इंटेक करते हैं अपने बॉडी में वो कहाँ पे पचेगा। तो देखिए डाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें फूड को एक छोटे छोटे पार्ट्स में कह लीजिए ब्रेक डाउन करने की प्रक्रिया है जिससे वो हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो सके, ठीक। और ये प्रोसेस स्टार्ट होता है फूड इंटेक करने के बाद हमारे माउथ या फिर बकल कैविटी से कह लीजिए, और ये प्रोसेस पूरा एंड होता है एनस तक, ठीक। तो बीच में देखेंगे माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन है ना, ये सब प्रोसेस है। तो मुख्य रूप से जो भोजन पचेगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन में, याद रखेंगे इसको। नकली शराब का सेवन करने के बाद आंखों की रोशनी चली जाना, इसमें से किसकी मिलावट के कारण होता है। तो देखिए 2 प्रकार के अल्कोहल आपको पढ़ना जरूरी है, इथाइल अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल, ठीक।
तो अब होता क्या है कि जो अल्कोहल के फर्मेंटेशन के दौरान मेथनॉल जो है बनता है अल्कोहल में छोटी मात्रा में, ठीक। अब वही है कि फर्मेंटेशन या सैचुरेशन अगर शराब का सही से नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में मेथनॉल की उपस्थिति रह जाना उस शराब में और उसका सेवन अगर किसी ने कर लिया तो ऑप्टिक नर्व जो है ना, उसको डैमेज करता है ये शराब और आंखों की रोशनी चली जाती है और कई स्थितियों में लोगों की मृत्यु हो जाती है। अक्सर आपने ये जो गाँव वगैरह में देखा होगा कि जो लेबर क्लास के लोग हैं, है ना, वो ये मतलब देसी शराब और ये सब जो है कंज्यूम करते हैं और कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। तो अब चूंकि उन सस्ती शराबों में यही होता है कि वो सही से फर्मेंटेशन उसका नहीं हुआ है या फिर जो है सैचुरेशन उसका ठीक नहीं है उस शराब का, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में मेथनॉल की उपस्थिति होती है उसमें, ठीक। अगर एथेनॉल है तो वो कंज्यूमेबल होता है जो ठीक शराबें होती हैं, जैसे जो ये महंगी शराब आप देखते हैं, ठीक। तो ध्यान रखेंगे इन दोनों चीज़ों को मेथनॉल की उपस्थिति के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में मौजूद होता है, ठीक है। सलाइवा, हमारे मुख में जो सलाइवा होती है उसमें एंजाइम होता है टाइलिन। आगे देखिए, मानव शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों के समूह का चयन करें। हमारे ह्यूमन बॉडी में जो भी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उसका पेयर अगर देखेंगे तो हमें कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, विटामिन मिनरल्स भी चाहिए, फैट भी चाहिए, पानी भी चाहिए, तो सब कुछ हो गया ना। मनुष्य की जीभ के भाग तथा उसमें महसूस, इसमें होने वाले होना चाहिए, कोई बात नहीं यहाँ पे। तो उसमें महसूस होने वाले भोजन के स्वाद के संदर्भ में गलत युग्म का चयन करना है। तो जीभ आप जानते हैं काफ़ी सारे स्वाद जो हैं आपको टेस्ट करके देती है, मुख्य रूप से इसका कार्य है। तो टिप ऑफ द टंग जो है ये आपको मीठा टेस्ट देती है और जो किनारे हैं, है ना, जो इसके टिप के आसपास के, वो आपको सॉल्टी यानी नमकीन टेस्ट देंगे। बीच का जो भाग है वो खट्टा टेस्ट आपको देता है और बैक ऑफ द टंग जो है इसमें लिखा है बेस्वाद, ये गलत है। बैक ऑफ द टंग में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे जो है कड़वा टेस्ट महसूस होता है, ठीक है, बिटर, तो ये गलत हो जाएगा। आगे है कोलोनोस्कोपी, किसका एंडोस्कोपिक परीक्षण है। तो कोलोनोस्कोपी जो एक प्रकार का स्कैन है, इससे इसका संबंध है लार्ज इंटेस्टाइन का। निम्नलिखित में से कौन सा भोजन को श्वास नली यानी कि जो हमारा विंड पाइप है जिससे हम सांस लेते हैं उसमें जाने से रोकता है। तो ये काम करता है एपिग्लॉटिस। देखिए जो ये ऑर्गन्स हैं उसकी लोकेशन, इसकी इमेज एक बार सर्च करके सबकी देखिएगा। आगे देखें, सामान्य श्वसन के दौरान अंतःश्वास और उच्छ्वास की गई वायु की मात्रा को क्या कहते हैं। जो भी आप रेस्पिरेशन करते हैं तो द अमाउंट ऑफ एयर आपने जो लिया और उसको बाहर किया तो इसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए। आगे देखिए, मानव शरीर में फेफड़े कहाँ पर स्थित होते हैं, ठीक, लंग्स। तो लंग्स की स्थिति आप देखेंगे हमारा जो चेस्ट है, ठीक, तो चेस्ट कैविटी कह लीजिए या फिर उसको यहाँ पे ये वैक्शिक छिद्र जो लिखा है हिंदी में, थोरैसिक कैविटी। इसमें देखें इन जलीय जंतुओं जो कि वेल, शार्क और डॉल्फिन है, ठीक, और मछली, इनके बारे में सही कथन चुने। तो देखिए बेसिकली यहाँ पे इनके सांस लेने का जो प्रोसेस है उसके बारे में चारों स्टेटमेंट बता रहे हैं। तो होता क्या है, जैसे ये शार्क है तो ये गिल्स के माध्यम से रेस्पिरेशन करती है, ये टर्म्स ध्यान रखेंगे। वेल और डॉल्फिन जो है ये आपका लंग्स के माध्यम से श्वसन करते हैं, ठीक, और फिश भी इसी में आ जाएगी। और ये कहाँ गया आपका, जैसे ह्यूमंस का आप जानते हैं लंग्स होता है, ठीक। तो अब इसी हिसाब से अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं, अब जैसे पहला गलत हो गया कि ये सभी गलफड़ों से सांस लेते हैं, था ना, तो ये गलत है। और इसमें डी सही होगा। इन चारों को पढ़ेंगे तो आपको 3 गलत मिल जाएंगे। डी सही है, वेल और डॉल्फिन अभी हमने बताया आपको कि ये लंग्स से सांस लेते हैं, ठीक। तो इस हिसाब से डी विकल्प हमारा ठीक है। किसी विशेष बिंदु पर तापमान को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो टेम्परेचर को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर रेगुलेट करने के लिए जो हमारा ये इसमें मीटर है, ये थर्मोस्टैट होता है। नेक्स्ट है, पानी के नीचे ध्वनि को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। जैसे वो लार्ज वाटर बॉडीज हैं तो उसमें अंडर वाटर जो साउंड है उसको मेजर करने के लिए यूज होता है हाइड्रोफोन। ये मीटर वाला भी लिस्ट पढ़िएगा, ये मतलब पूछा जाता है यूपीपीएससी में अक्सर। तो अगला है ओंडोमीटर का उपयोग बताना है। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है उसको मापते हैं। आंख की अपवर्तक शक्ति का परीक्षण करने के लिए किस मीटर का उपयोग किया जाता है। तो हमारी जो ह्यूमन आइज हैं, रिफ्रैक्टिव पावर,
उसको टेस्ट करने के लिए डॉक्टर्स के यहाँ होता है ऑप्टोमीटर। अभी जैसे मानसून का सीजन आने वाला है तो बारिश होगी तो बादलों में गड़गड़ाहट होती है, तो उसके दौरान किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होता है ये बताना है। तो गड़गड़ाहट के दौरान यानी कि जो हमारे ये थंडर होता है, इसके माध्यम से गतिज ऊर्जा प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित होती है, क्योंकि आपने देखा होगा साउंड तो आता ही है, कई बार बिजली वगैरह चमकती है ना। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा ठीक होगा। आगे है वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, एक वैधानिक अनुशासनात्मक निकाय है, यानी कि डिसिप्लिनरी बॉडी है। तो इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका न्यू दिल्ली में है। इसमें ध्यान रखेंगे केंद्रीय हमारा जो पर्यावरण ये मंत्रालय है उसके अंतर्गत ये कार्य करता है, और इसके 5 रीजनल ऑफिसेज भी हैं, दिल्ली में, मुंबई, चेन्नई, जबलपुर और कोलकाता में है। आगे देखें भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क। तो यहाँ विकल्पों में हम देखें तो हेमिस जो नेशनल पार्क है इसमें जम्मू कश्मीर में, ठीक, ये हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में गलत कथन का चयन करना है, यानी कि जो हमारा फूड चेन होता है, ठीक, किसी पर्टिकुलर इकोसिस्टम में। तो क्या है पहला स्टेटमेंट? एक खाद्य श्रृंखला उस क्रम को दर्शाती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे पर भोजन के लिए निर्भर होती है। जैसे अब सांप है तो वो मेढक को खाएगा, है ना, फिर सांप को चील कौवा खा लेता है, ऐसे कुछ एक पूरा फूड चेन होती है ना। और दूसरा है खाद्य श्रृंखलाएं एक प्रजाति की आबादी के भीतर पाई जाती हैं। तो ये कथन गलत है। विभिन्न प्रजातियों के भीतर जो हमारी चेन होती है उसको फूड चेन के रूप में आप जानते हैं, दूसरा गलत है। आगे है आर्द्र भूमि पर कन्वेंशन, जिसको आप रामसर कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। जो हमारे जितने भी वेटलैंड्स है उसके कंजर्वेशन के लिए रामसर कन्वेंशन को स्टार्ट किया गया। तो ये पहले भी आपको बताया गया है। भारत में तो खैर ये जो यहाँ पूछा गया लागू हुआ था 1982 में, ठीक। और ये स्टार्ट ओरिजिनली कब से हुआ है, ठीक, ये बताइए जरा वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में सबसे बड़ा संरक्षित आर्द्र भूमि है? प्रोटेक्टेड वेटलैंड अगर देखेंगे सबसे बड़ी साइट जो है ये सुंदरबन डेल्टा है ना, वेस्ट बंगाल। इसमें देखें अक्टूबर 2022 तक भारत में कितने रामसर स्थल हैं। रामसर साइट्स की लिस्ट जो होती है उत्तर प्रदेश में कितने हैं इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, और ओवरऑल भारत में कितने हैं, ठीक। तो कुल भारत में है, अभी जैसे इसमें अक्टूबर की इंफॉर्मेशन पूछी गई है तो हालांकि अभी तक भी देखेंगे तो इनकी कुल संख्या 75। इसमें देखें बखीरा पक्षी अभ्यारण्य जो कि एक रामसर स्थल भी है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो अभी जैसे हमने बताया कि उत्तर प्रदेश की जानकारी आपको होनी चाहिए, तो उत्तर प्रदेश में कुल जो रामसर स्थल हैं उनकी संख्या है 10, ठीक। जैसे हैदरपुर, अपर गंगा, फिर समन बर्ड सेंचुरी, सांडी बर्ड सेंचुरी, नवाबगंज है ना, पार्वती अग्रा, उसी में ये बखीरा जो है। तो ये जिला जो है इसका संत कबीर नगर है, ठीक। तो ये पूरी लिस्ट 10 की एक बार देखिएगा, और यहाँ पे बी विकल्प करेक्ट है। इसी प्रश्न के साथ इस वीडियो को भी समाप्त करेंगे। जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको कमेंट करिए, हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।